मॉडर्न इंडिया, भारत, द लैंड ऑफ वेल्थ, गोल्डन स्पैरो। अब ये भारत सोने की चिड़िया क्यों रहा? भारत को कहा गया सोने की चिड़िया, गोल्डन स्पैरो। तो कौन सी वजह थी कि भारत सोने की चिड़िया रहा? पहली वजह नेचुरल रिसोर्सेस, प्राकृतिक संसाधन, फर्टाइल प्लेन, माइंस, ये पहला कारण। दूसरा कारण मॉनसून। मॉनसून ने भारत की सिर्फ कृषि व्यवस्था, एग्रीकल्चर को ही फायदा नहीं पहुंचाया। मॉनसून ने भारत को वेस्ट और ईस्ट का जो ट्रेड है, यूरोप और पूरब एशिया के बीच का जो ट्रेड है, उसका हृदय स्थल बना दिया, केंद्र बिंदु। हिप्पालस ने मॉनसून की खोज की और वहीं से सी ट्रेड की कहानी शुरू हुई। अब आपकी स्टीयरिंग किसके हाथ में है? मॉनसून के हाथ में। तो आप जून के महीने में जब मॉनसून से चलोगे अरब सागर में, तो डेस्टिनेशन क्या होगा? भारत। और अक्टूबर के महीने में जब आप रिटर्न होगे तो डेस्टिनेशन क्या होगा? भारत। मॉनसून ने भारत को यूरोप और एशिया का जो ट्रेड था उसका केंद्र बिंदु बना दिया, सेंटर पॉइंट बना दिया। इसलिए आप देखोगे जैसे ही मॉनसून की खोज हुई वैसे ही दक्कन में राज्य की स्थापना भी हुई। तीसरा, बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन। बैलेंस ऑफ पेमेंट भारत के पक्ष में रहा। मैक्सिमम एक्सपोर्ट और मिनिमम इंपोर्ट। मैक्सिमम एक्सपोर्ट, हमारे सेल्फ सफिशिएंट विलेज रहे, आत्मनिर्भर ग्राम, हमें बाहर से कुछ खरीदना ही नहीं था। दो चीजें जो बाहर से विशेषकर आती थी, वो भी शाही वर्ग के लिए, एक तो घोड़े आते थे और दूसरा शराब। तो भुगतान संतुलन भारत के पक्ष में रहा, बैलेंस ऑफ पेमेंट भारत के पक्ष में रहा। इन तीन चीजों ने भारत को सोने और चांदी का सिंक बना दिया और इसीलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा गया। अब जब जब ये सोने की चिड़िया कमजोर पड़ी, अगर आप भारत का इतिहास उठाकर देखें तो विदेशी आक्रमण एक निरंतर फीचर है। लगातार विदेशी आक्रमण, आर्य आए, शक आए, कुषाण आए, हूण आए, मुगल आए, मंगोल आए, अफगानी आए, ईरानी आए और आज आतंकवादी आ रहे हैं, क्योंकि एक तो लैंड ऑफ वेल्थ। तो जब जब भारत कमजोर पड़ा, यह सूत्र है बड़ा प्यारा, इस सूत्र को ध्यान में रखिएगा। समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी कैन नॉट सर्वाइव विद वीकनेस। यह बहुत प्यारा सूत्र है। समृद्धि कमजोरी के साथ नहीं रह सकती। एग्जाम्पल 1000 AD, अगर आप 1000 AD के भारत को देखें, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, राजनीति, केंद्रीय सत्ता का अंत, एंड ऑफ पावरफुल सेंट्रल अथॉरिटी, शक्तिशाली केंद्र का अंत। वो जो आप मौर्य साम्राज्य देखते हैं, गुप्त साम्राज्य देखते हैं, खत्म। अब उत्तर भारत छोटे छोटे राज्यों में विभाजित है। एंड ऑफ पावरफुल सेंट्रल अथॉरिटी। समाज, सोसाइटी डिवाइडेड। जातिवाद आज भी हमारा पीछे कर रही है। संस्कृति, कल्चर, और कल्चर का सबसे अहम अंग है शिक्षा, एजुकेशन। शिक्षा स्टैग्नेंट और बैकवर्ड। पॉलिटी, एंड ऑफ पावरफुल सेंट्रल अथॉरिटी। कोई केंद्रीय सत्ता नहीं है, केंद्रीय ताकतवर सत्ता नहीं है। उत्तर भारत विभाजित है छोटे छोटे राज्यों में। समाज विभाजित है, संस्कृति पतित है, स्पेशली शिक्षा। और इस परिस्थिति में इकोनॉमी, गोल्डन स्पैरो, सोने की चिड़िया, लैंड ऑफ वेल्थ, और इसका फायदा उठाया किसने? महमूद गजनी ने। और नागरकोट से लेकर सोमनाथ तक उसने भारत को लूटा। यही स्थिति भारत की थी 18th सेंचुरी में। पॉलिटी, एब्सेंस ऑफ पावरफुल सेंट्रल अथॉरिटी, मुगल साम्राज्य का पतन, एक शक्तिशाली केंद्र का अंत, समाज विभाजित, डिवाइडेड, संस्कृति, कल्चर स्टैग्नेंट एंड बैकवर्ड, इकोनॉमी गोल्डन स्पैरो। और इस परिस्थिति का फायदा उठाया किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। प्रॉस्पेरिटी कैन नॉट सर्वाइव विद वीकनेस। अब भारत सोने की चिड़िया, और जब जब भारत कमजोर हुआ, जब जब मैंने कहा ना मौर्य साम्राज्य का अंत हुआ, कौन आया? इंडो ग्रीक, शक, कुषाण, गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ। कौन, किसने भारत को लूटा? हून। फिर 1000 AD के बाद टर्क, जब तुर्कों का पतन हुआ, किसने भारत को लूटा? मंगोल। फिर मुगल, जब मुगलों का पतन हुआ, कौन आया? ईरानी और अफगानी। प्रॉस्पेरिटी कैन नॉट सर्वाइव विद वीकनेस। लेकिन अभी तक ये जितने भी लुटेरे आए, आक्रांता आए, ये सब मध्य एशियाई थे, सेंट्रल एशियन।
15th सेंचुरी में भारत में एक नए वर्ग का आगमन हुआ और वो था यूरोपियंस। पोर्चुगीज, डच, इंग्लिश, फ्रेंच। पुनर्जागरण भौगोलिक खोजों का परिणाम, भारत से यूरोप का सीधा संबंध, और जो पैसा बहना शुरू हुआ, जो पैसे का प्रवाह शुरू हुआ, उस पैसे की झलक कहां दिखाई पड़ती है? ताजमहल में। उस पैसे की झलक कहां दिखाई पड़ती है? लाल किले में। विदेशियों ने आना शुरू किया। पोर्चुगीज, डच, इंग्लिश, फ्रेंच, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी। अब ये विदेशी कंपनियां जब भारत आई व्यापार करने के लिए, तो शुरुआत से ही इन्होंने व्यापार के साथ साथ, ट्रेड एंड कॉमर्स के साथ साथ पॉलिटिकल डोमिनेंसी, राजनीतिक आधिपत्य का भी प्रयास किया। पॉलिटिकल डोमिनेंसी, व्यापार और वाणिज्य के साथ साथ पॉलिटिकल डोमिनेंसी, राजनीतिक आधिपत्य का प्रयास किया। राजनीति क्या है? राजनीति अर्थव्यवस्था की गार्जियन है। तो इन विदेशी कंपनियों ने शुरुआत से ही व्यापार और वाणिज्य के साथ साथ राजनीतिक आधिपत्य, पॉलिटिकल डोमिनेंसी। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल, 1498 में पोर्चुगीज इंडिया पहुंचे और 1510 में इन्होंने गोवा पर कब्जा कर लिया। इनका गवर्नर था अल्बुकर्क, गोवा पे कब्जा कर लिया। लेकिन दक्कन में, साउथ में कोई शक्तिशाली राज्य नहीं था। पुर्तगालियों ने फिर एक प्रयास किया। 1636 में इन्होंने कोशिश की कि हुगली पे कब्जा कर ले। यहां किसने कोशिश की? 1636 में पोर्चुगीज। लेकिन यहां इनको झटका लग गया, क्योंकि यहां नॉर्थ में एक शक्तिशाली राज्य मुगल साम्राज्य था, शाहजहां बैठा हुआ था गद्दी पे। 1686 में अंग्रेजों ने फिर कोशिश की हुगली पे कब्जा कर लिया जाए। यहां उत्तर में एक शक्तिशाली और राजा मौजूद था, औरंगजेब। और इन्हें एहसास हो गया कि ना 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 ना, इतना आसान नहीं है। और ये शांति से बैठ गए और समय का इंतजार करने लगे। और समय आ गया 1739, बैटल ऑफ करनाल। ईरानी शासक नादिर शाह ने मोहम्मद शाह रंगीला, ईरानी शासक नादिर शाह और मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला, नाम से पता चल रहा होगा आपको, रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला दरबारी सूचना दे रहे थे कि सरकार नादिर शाह भारत की तरफ बढ़ रहा। बोला बढ़ने तो आया तो नहीं, मुर्गा लड़ाता था दरबार में बैठ के मुर्गा लड़ाता था। दरबारी जो घूस लेते थे उसमें हिस्सा मांगता था। पहुंचा नादिर शाह, हराया करनाल में, मयूर सिंहासन ले गया, पीकॉक थ्रोन ले गया, कोहिनूर हीरा ले गया। इतना पैसा ले गया हिंदुस्तान से कि 3 साल तक उसने ईरान के लोगों से कर टैक्स लिया ही नहीं। और इस घटना का भारत के इतिहास में इतना महत्व है। इस घटना ने, जो हिंदुस्तान में एक कंपनी के लोग बैठे हुए थे ना, जो विदेशी कंपनियां बैठी हुई थी, इनको मैसेज दे दिया क्या? कि हिंदुस्तान का बॉस खत्म। दिस इवेंट, दिस बैटल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। आप बड़े परेशान रहते हैं कौन सा युद्ध याद रखें, कौन सी डेट याद रखें। हर वो डेट, हर वो वर्ष जिसने इस देश का इतिहास को बदला है, हर वो तिथि, हर वो वर्ष जिसने इस देश के इतिहास को बदला है, वो याद होनी चाहिए। वो वैसे भी याद रहेगी। ये विदेशी कंपनियां भारत में समय का इंतजार कर रही थी और मिल गया, समय मिल गया। मुगल शासक की पराजय, ह्यूमिलिएशन, मुर्गा बना के रखा 3 दिन। मोहम्मद शाह रंगीला रो रहे थे कि अंकल जी हमको छोड़ दीजिए, अब नहीं करेंगे, गलती हो गई। और यहीं से विदेशी कंपनियों ने एक बार फिर अपना सर उठाना शुरू किया, जिसमें 2 सबसे प्रमुख रही। ये बहुत अच्छा अवसर विदेशी कंपनियों के लिए, पोर्चुगीज, डच, इंग्लिश और फ्रेंच। अब इन्होंने तो अंग्रेजों के साथ मैरिज अलायंस कर लिया, पुर्तगाली प्लस अंग्रेज, इन्होंने मैरिज अलायंस कर लिया, वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए। कैथरीन बरगांजा, और अंग्रेजों को बंबई दहेज में दे दिया। एरिया हमारा और दहेज में ये दे रहे हैं, ये गेम से बाहर हो गए। साहब हम सिर्फ व्यापार वाणिज्य करेंगे सर, हम नहीं खेलेंगे, हम ये इंपीरियलिज्म का गेम नहीं खेलेंगे, हम बाहर। डचों ने अंग्रेजों से समझौता कर लिया, डच प्लस इंग्लिश, इनके बीच भी समझौता हो गया। डचों ने कहा भैया हमको स्पाइस आइलैंड दे दो, स्पाइस आइलैंड, इंडोनेशिया एंड मलेशिया, और तुम भारत रख लो। अंग्रेज मान गए, ये भी गेम से बाहर, दोनों गेम से बाहर। लेकिन अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच कोई समझौता नहीं हो पाया, इंग्लिश और फ्रेंच के बीच कोई समझौता नहीं हो पाया। अब यह बात क्लियर होनी थी कि भारत का असली दावेदार कौन, अंग्रेज या फ्रेंच। और यहीं से भारत के कब्जे की कहानी शुरू हुई। कैसे? एंग्लो कर्नाटिक वॉर्स।
यहीं से भारत पर यूरोपीय कब्जों की कहानी शुरू हुई। किसके बीच? इंग्लिश और फ्रेंच के बीच। किस लिए? डिसाइड करने के लिए क्या कि भारत का असली हकदार कौन। अब इस एंग्लो कर्नाटिक वॉर में जो सबसे प्रमुख घटना है, 3 घटनाएं हैं, बस इन तीनों को समझना है। पहला सेंट थोम का युद्ध, दूसरा अंबर का युद्ध और तीसरा वांडीवॉश। इन 3 युद्धों को समझना है। फर्स्ट एंग्लो कर्नाटिक वॉर। अब 3 चीज डिस्कस करेंगे, रीजन, इश्यू, आउटकम। कारण, मुद्दा और परिणाम। कारण, वॉर ऑफ सक्सेशन इन ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध। अब जब भी आप इन सब कंट्रियों को पढ़ें तो इनको एटलस में जरूर देखें। मैप खोलिए, तुरंत मैप खोलिए। हिस्ट्री पढ़िए तो मैप को अपने साथ रखिए। ऑस्ट्रिया, तो पहले तो यह पता चल जाए ऑस्ट्रिया यूरोप में है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। फिर आप ऑस्ट्रिया को मैप में देखिए तो आप देखेंगे कि ऑस्ट्रिया का जो बॉर्डर है वो इटली के साथ है, और उस वक्त हैब्सबर्ग एम्पायर, ऑस्ट्रिया का यूरोप में दबदबा। तो जैसे आज महाशक्तियां चाहती हैं कि देश के ताकतवर मुल्कों में हमारे लोग प्रधानमंत्री रहें, हमारे लोग नेता रहें, आज अमेरिका क्या चाहता है कि भारत का जो नेता हो वो हमारा आदमी हो। जैसे अभी अमेरिका का चुनाव था तो हम क्या चाहते थे कि जो भारत के प्रति लिबरल रुख रखता है वो अमेरिका का प्रधानमंत्री बने। तो जब ऑस्ट्रिया में सक्सेशन का युद्ध चल रहा था, और ऑस्ट्रिया ताकतवर मुल्क, और ऑस्ट्रिया का इटली पर कब्जा, और इटली यूरोप का गुजरात, गुजरात के बंदरगाह भारत को किससे कनेक्ट करते हैं? सेंट्रल वेस्ट एशिया से। तो इटली के बंदरगाह यूरोप को किससे कनेक्ट करते हैं? नॉर्थ अफ्रीका और वेस्ट एशिया से। तो ब्रिटेन और फ्रांस दोनों चाहते थे कि उनका आदमी वहां का राजा बने। तो दोनों इस वॉर ऑफ सक्सेशन में इन्वॉल्व हो गए, शामिल हो गए। अब जब दोनों शामिल हो गए तो इसका प्रभाव पड़ा भारत पर। ये जो ब्रिटेन और फ्रांस अपने अपने आदमी को बैठाना चाहते थे ऑस्ट्रिया में, तो ब्रिटेन और फ्रांस ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध में शामिल हो गए। दोनों चाहते थे हमारा आदमी वहां बैठे। तो इसका प्रभाव पड़ा भारत में। कैसे? इशू। अब ये है चेन्नई, मद्रास, और ये है पौंडीचेरी। कर्नाटक छोटा सा स्टेट, इसकी राजधानी आर्कॉट। कर्नाटक तमिलनाडु और आंध्र से सटा हुआ छोटा सा राज्य, 18वीं शताब्दी में कर्नाटक। इस राज्य का संस्थापक था सादतुल्ला। संस्थापक, फाउंडर, इस राज्य का फाउंडर था सादतुल्ला। सादतुल्ला के बाद दोस्तली, दोस्तली के बाद अनवरुद्दीन, और इस वक्त कर्नाटक का नवाब कौन? अनवरुद्दीन। कर्नाटक राज्य का संस्थापक कौन? सादतुल्ला। सादतुल्ला के बाद दोस्तली, दोस्तली के बाद अनवरुद्दीन, और इस वक्त कर्नाटक का नवाब कौन? अनवरुद्दीन। और मद्रास का किराएदार इंग्लिश, यहां के किराएदार इंग्लिश, और पौंडीचेरी के किराएदार फ्रेंच। मकान किसका? अनवरुद्दीन का। 2 किराएदार, पहला किराएदार अंग्रेज जो मद्रास में बैठे हुए थे, और दूसरे किराएदार फ्रेंच जो पौंडीचेरी में बैठे हुए थे। और पौंडीचेरी में इनका गवर्नर था ड्यूप्ले। बहुत दमदार आदमी ड्यूप्ले, इनबॉक्स करिए, ये नाम याद रखना बहुत जरूरी। तो जैसे ही यूरोप में इंग्लिश और फ्रांस एक दूसरे से लड़े ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार में, भारत पर इसका असर पड़ा। ड्यूप्ले ने तुरंत मद्रास का घेरा डाल दिया। उधर यूरोप में वॉर शुरू हुआ, उधर ड्यूप्ले ने मद्रास का घेरा डाल दिया। अब जब ड्यूप्ले ने मद्रास का घेरा डाला, अंग्रेज भाग के गए अनवरुद्दीन के पास कि सरकार, आप मकान मालिक है सरकार। अनवरुद्दीन ने कहा मैं मकान मालिक हूं। बोले हाँ सरकार, आप मकान मालिक हैं, हम लोग किराएदार हैं सरकार, और ये आपका दूसरा किराएदार हम लोग के साथ बदतमीजी कर रहा है, कह रहा हाँ मकान छोड़ दो। अनवरुद्दीन को बड़ा अच्छा लगा कि अबे हम तो राजा हैं यार, हम तो मकान मालिक हैं। तो अनवरुद्दीन ने फिर ड्यूप्ले को बुलाया, मैसेज दिया कि क्या हटो मद्रास से, घेरा हटाओ वहां से। तो ड्यूप्ले ने अनवरुद्दीन को मैसेज दिया कि सरकार कितना किराया दे रहे हैं ये लोग आपको? बोले 5,000 रुपए महीना दे रहे हैं। बोले सरकार हम 20,000 देंगे, मद्रास के बंदरगाह से इतनी बड़ी आय है सरकार, हम मद्रास जीत कर आपको दे देंगे। अनवरुद्दीन ने कहा ये भी सही है यार, ये भी अच्छा है। अब यहां पर ब्रह्म ज्ञान क्या है? ज्ञान तो ये है, ब्रह्म ज्ञान क्या है कि दूसरे की ताकत पर कभी ऐश करने की कोशिश मत करना। तुम्हारी शक्ति होगी तो तुम दूसरे को इस्तेमाल कर पाओगे। कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, सब अपने लिए करते हैं। लेकिन जो दुनिया के सबसे स्मार्ट माइंड हैं, वो कहते हैं हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं। अब जब ड्यूप्ले ने मद्रास को जीत लिया, उसने अनवरुद्दीन को देने से मना कर दिया।
तुम्हारे लिए जीते हैं। और इसका परिणाम रहा सेंट थोम का युद्ध। जब ड्यूप्ले ने अनवरुद्दीन को मद्रास हैंडओवर करने से मना कर दिया तो सेंट थोम का युद्ध हुआ। तो मुद्दा क्या था? मद्रास। कारण क्या था? सक्सेशन, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध, सेंट थोम का युद्ध हो गया। और सेंट थोम का जो युद्ध हुआ उसका कोई बड़ा विशेष ऐतिहासिक महत्व नहीं है, लेकिन ये युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है। इस युद्ध का इंपॉर्टेंस, परिणाम। तीसरा पॉइंट, आउटकम। फ्रांसीसी सेना, फ्रेंच आर्मी, 230 फ्रेंच और 700 भारतीय, 700 इंडियन, टोटल कितनी आर्मी? 1030। दूसरी तरफ महफूज खान के नेतृत्व में 10,000 की आर्मी। ये विक्ट्री आदमी नहीं, आप देखिए विक्ट्री किसकी है। इनकी आर्मी क्या है? डिसिप्लिन्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड। इनकी आर्मी अनऑर्गेनाइज्ड एंड अनडिसिप्लिन्ड। 1030 लोग 10,000 लोगों को हरा रहे हैं। यह है इस युद्ध का परिणाम। 1000 लोगों ने 10,000 लोगों को हरा दिया। खैर, एक्स-ला चैपल की संधि हुई यूरोप में और ब्रिटेन और फ्रांस के बीच समझौता हो गया। प्रथम कर्नाटक युद्ध खत्म हो गया। लेकिन कर्नाटक के प्रथम युद्ध से ड्यूप्ले की राजनीतिक पिपासा जाग उठी। यह है इस युद्ध का महत्वपूर्ण परिणाम। 1000 लोगों ने 10,000 लोगों को हरा दिया। चाचा, इस लाइन को लिखो कि कर्नाटक के प्रथम युद्ध से ड्यूप्ले की राजनीतिक पिपासा, पॉलिटिकल एपेटाइट। अब जब किसी की भूख जागेगी तो खाने का इंतजाम करेगा ना। और यहीं से सेकेंड एंग्लो कर्नाटिक वॉर की नींव पड़ी। 1749 से 54 पहला कर्नाटिक वॉर। क्लियर? ऐसे एक ट्रायंगल बना लो, उस पर लिख लो फर्स्ट एंग्लो कर्नाटिक वॉर। रीजन लिख लो, वॉर ऑफ सक्सेशन इन ऑस्ट्रिया, ये रीजन है। इशू लिख लो, इशू क्या था? मद्रास, ये इशू है। और तीसरा लिख लो, आउटकम क्या है, परिणाम क्या है? राजनीतिक पिपासा, पॉलिटिकल एपेटाइट। किसकी? ड्यूप्ले की। क्यों? क्योंकि 1000 लोगों ने 10,000 लोगों को हरा दिया। ड्यूप्ले को लगा कि बहुत सही यार, जिसमें 230 ही फ्रांसीसी हैं, 700 भारतीय हैं। सिर्फ 230 फ्रांसीसी, 700 भारतीय। ये समझना था तुमको। इस प्रथम कर्नाटिक युद्ध में तुमको ये समझना था। ये संख्या इंपॉर्टेंट नहीं है, संस्कार इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है। यह है पहले युद्ध का आउटकम। ये तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए था कि यार पहले कर्नाटिक युद्ध का क्या इंपॉर्टेंस है। ये ड्यूप्ले की राजनीतिक पिपासा, ड्यूप्ले की पॉलिटिकल एपेटाइट जाग गई। और जब भूख लगेगी तो खाने की व्यवस्था करोगे कि नहीं करोगे ना। तो ड्यूप्ले ने खाने की व्यवस्था सोचा, बहुत बढ़िया यार। और फिर ड्यूप्ले ने खाने की व्यवस्था की, और इस खाने की व्यवस्था का परिणाम था सेकेंड एंग्लो कर्नाटिक वॉर। तो उसने 2 मुर्गे चुने, उसने खाने में 2 मुर्गे चुने, 2 मुर्गे। पहला मुर्गा हैदराबाद, दूसरा मुर्गा कर्नाटक। हैदराबाद का संस्थापक निजामुल मुल्क, 1748 में इसकी डेथ हो गई। तो यहां उत्तराधिकार का युद्ध, वॉर ऑफ सक्सेशन, नासिर जंग, मुजफ्फर जंग। यहां दोस्तानी के बाद उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था, अनवरुद्दीन, चंदा साहिब। और यहीं पर उसने एक फार्मूले को इजाद किया ड्यूप्ले ने, बड़ा प्यारा फार्मूला। भारत में 3 फार्मूले के कारण से कब्जा हुआ। भारत पर अंग्रेजों ने सेना से कब्जा नहीं किया। 3 फार्मूला। पहला फार्मूला किंग मेकर, यहीं पे एक फार्मूला जन्म हुआ, किंग मेकर, राजा बनाओ। और फिर मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब और ड्यूप्ले, इन तीनों का एक गुट बना, इन तीनों की एक गैंग बनी। और इन तीनों की गैंग ने 1749 अंबर का युद्ध, अनवरुद्दीन की हत्या कर दी। 1749 अनवरुद्दीन की हत्या कर दी, चंदा साहब को कर्नाटक का राजा बना दिया। चंदा साहिब बन गया राजा, चंदा साहिब राजा बन गया। कहां का? कर्नाटक का। 1750 में नासिर जंग मारा गया। 1750 मुजफ्फर जंग हैदराबाद का राजा बन गया। अब मुजफ्फर जंग, अब हैदराबाद और कर्नाटक दोनों जगह ड्यूप्ले के आदमी। हैदराबाद में मुजफ्फर जंग, कर्नाटक में चंदा साहिब। अब चूंकि ड्यूप्ले ने राजा बनाया, ड्यूप्ले ने दोनों को राजा बनाया, तो ड्यूप्ले को तो रिवॉर्ड मिलेगा ना। तो चंदा साहिब ने क्या किया? 80 गांव दिए पांडिचेरी में। मुजफ्फर जंग ने मसूलीपट्टनम का शहर दे दिया।
ड्यूप्ले को धन दिया, चेक कर लीजिएगा जरा एनसीईआरटी में, 2 लाख या 20 लाख, इस वक्त मुझसे मिस हो रहा है, एक बार एनसीईआरटी में चेक कर लीजिएगा, जरूर चेक करिएगा कितना रुपया दिया ड्यूप्ले को। कुछ तो फ्रांसीसी आर्मी को दिया और ड्यूप्ले को अलग से दिया, 20 लाख दिया शायद, उसको चेक करिएगा एक बार। और ड्यूप्ले को ऑनरेरी गवर्नर बना दिया, कहां? कृष्णा से कन्याकुमारी तक के एरिया का ऑनरेरी गवर्नर। ड्यूप्ले तो परेशान हो गया कि अरे यार सब कुछ दे दोगे क्या, अपना घर बार दे दोगे? ये पहला फॉर्मूला है। इंटरफियर इन द इंटरनल मैटर्स ऑफ इंडियंस एंड हैव इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल गेन्स। भारतीयों के आंतरिक मामले में दखलंदाजी दो और इनसे राजनीतिक और आर्थिक लाभ लो। इंटरफियर इन द इंटरनल मैटर ऑफ इंडियंस एंड हैव इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल गेन्स। ये पहला फॉर्मूला था किंग मेकर का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला किसने पैदा किया? ड्यूप्ले ने। पर इसको सक्सेसफुली लगाया किसने? क्लाइव ने और ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ये पहला फॉर्मूला था। अंबर के युद्ध ने फॉर्मूला दिया विदेशी कंपनियों को। पहला फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला? किंग मेकर का फॉर्मूला। लेकिन चेस के गेम में और राजशाही में कुछ चीजें समान है। चेस के गेम में क्या है? जब तक राजा को तुम चेकर मेट नहीं कर दोगे तब तक गेम नहीं खत्म होगा। राजा है, उसका सेंटर राजा है। चंदा साहिब को मार दिया इन लोगों ने। अब जब इन लोगों ने चंदा साहिब को मार दिया तो अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने चंदा साहिब का उसका अनवरुद्दीन का बेटा था मोहम्मद अली, उसको नया राजा घोषित कर दिया और वो तिरुचिरापल्ली के किले में बैठा हुआ था। यानी युद्ध खत्म नहीं हुआ क्योंकि राजा तो अभी नया है, युद्ध जारी है, युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ। ड्यूप्ले अपनी उपलब्धि के चरम पर पहुंच गया। ड्यूप्ले अपनी उपलब्धि के चरम पर पहुंच गया। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहां से आया, मैं हूं कौन? और पब्लिक चिल्ला रही डॉन 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 डॉन। ड्यूप्ले बन गया डॉन। अंग्रेज बेचारे बड़े दुखी थे। मीटिंग चल रहा था, तिरुचिरापल्ली के किले में मोहम्मद अली बैठा हुआ था और तीनों ने उसे घेर रखा था। हैदराबाद की सेना ने, ड्यूप्ले की सेना ने और कर्नाटक की सेना ने, तीनों की सेना ने उसको घेर रखा था तिरुचिरापल्ली में। अंग्रेजों के अंदर मंथन चल रहा था कि यार क्या किया जाए यार, अब की तो लगता है यूपी में 50 सीट नहीं आएगा। मंथन जारी है। क्लाइव मौजूद था मीटिंग में। उसने कहा सरकार हमको एक मौका दो, सरकार हमको भेजो फोर्थ डाउन। जब समस्या है तभी टैलेंट का उदय होता है। चैलेंज इज ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ टैलेंटेड पर्सन। चुनौती हमेशा योग्य व्यक्ति के लिए अवसर है और क्लाइव के लिए जबरदस्त अवसर। उसने कहा सरकार हमको मौका दो, सरकार एक मौका दो, कंपनी का ले लो। अब ये और क्लाइव को दे दिया मौका। हिंदुस्तानी थोड़ी है, अंग्रेज है। क्लाइव को दे दिया मौका। अंग्रेजों ने क्लाइव को मौका दे दिया। क्लाइव ने 2 काम किया। पहला काम आर्कोट एपिसोड। आर्कोट क्या है? चंदा साहब की कैपिटल है। अब आप रहते हैं इलाहाबाद में और कानपुर में किसी को मारने गए और जैसे आप कानपुर पहुंचे आपको खबर मिली कि इलाहाबाद में लोगों ने आपका घर घेर लिया है, तो आप इलाहाबाद भागेंगे? बस क्लाइव ने यही काम किया। 500 घुड़सवार लिए, आर्कोट का घेरा डाल दिया। जैसे ही चंदा साहिब को पता चला कि आर्कोट का घेरा पड़ गया, चंदा साहिब यहां से भागे तिरुचिरापल्ली से आर्कोट बचाने के लिए। और जैसे चंदा साहिब भागे, यहां पे दबाव कम हुआ, एक आदमी गेम से बाहर हुआ और क्लाइव राजा ऑफ तंजौर से मिलकर चंदा साहिब की हत्या करवा दी। एक आदमी गया, एक आदमी गया। फ्रांस उस वक्त भारत की तरह था, भ्रष्टतम सरकार, दुनिया की सबसे भ्रष्टतम सरकार फ्रांस में थी। और फ्रांस की जो कंपनी थी वो पब्लिक सेक्टर, सरकारी उपक्रम। ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटेन की थी वो रिलायंस थी, प्राइवेट उपक्रम, प्राइवेट कंपनी। फ्रांस की जो कंपनी थी वो सरकारी उपक्रम थी, पब्लिक सेक्टर कंपनी थी। और फ्रांस की सरकार भ्रष्टतम सरकार। और अंग्रेजों ने पैसा पहुंचा दिया फ्रांस की सरकार को। उन लोगों ने कहा पैसा? बोले हाँ रख लीजिए। अरे बोले काम तो बताइए। अरे बोले ये ड्यूप्ले को हटा दीजिए भारत से। ड्यूप्ले को हटा दिया भारत से। बस यहीं पे फ्रांसीसी महत्वाकांक्षा का सूर्य अस्त हो गया। ये बंदा खेल रहा था ना, इसके मन में पूरी डिजाइन थी, एरिस्टोक्रेसी। हर आदमी का गेम नहीं है सर, हर आदमी का गेम है ही नहीं। और क्लाइव ने सारा पासा पलट दिया उठाकर। और 55 में दोनों के बीच 1755 में अस्थायी संधि हो गई। और कंपनी क्लाइव से इतनी खुश हुई, गवर्नर बना के भेज दिया बंगाल। क्लर्क से गवर्नर। बोले क्या खेलते हो यार, वेरी गुड गवर्नर। और बंदा बंगाल पहुंचा, शायद बंगाल उसका इंतजार कर रहा था। बंगाल की कहानी बताएंगे। और ड्यूप्ले का भी सूर्यास्त हो गया, फ्रांसीसियों का भी सूर्यास्त हो गया। अब तो बस खाना पूर्ति की बात थी। थर्ड एंग्लो कर्नाटिक वॉर 58 से 63, यह भी यूरोप से प्रभावित था। 7 इयर्स वॉर। रीजन 7 इयर्स वॉर इन यूरोप।
यूरोप में हुआ, फिर ब्रिटेन और फ्रांस एक दूसरे के आमने सामने आ गए, उसी का विस्तार भारत में हुआ, फिर मद्रास को लेकर झगड़ा हो गया। लेकिन तब तक बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ चुका था, कुबेर। अरे बोरे में भर भर के रुपया दक्कन कर्नाटक आने लगा। अब तो फ्रांसीसियों को मतलब कुछ वही नहीं था, बंगाल उनके कब्जे में था। 1757 प्लासी का युद्ध, तो 1760 में पॉन्डी वॉश, फ्रांसीसियों का सपना हमेशा के लिए वॉश कर दिया गया और यह बात स्पष्ट हो गई कि भारत पर अधिकार किसका होगा, अंग्रेजों का। तो एंग्लो कर्नाटिक वॉर क्या है? रिहर्सल है, किसके बीच में? फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में, कि भारत का असली मालिक कौन होगा। तो कर्नाटिक युद्ध ने यह सिद्ध किया कि हिंदुस्तान किसका, और कर्नाटक से अंग्रेजों ने सीधे जंप लगाया कहां? बंगाल। अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे बंगाल। बीएल ग्रोवर से आप पढ़ के रखिएगा अगले संडे तक। चैप्टर नंबर बता दे रहा हूं, बीएल ग्रोवर से पढ़ना है चैप्टर नंबर 5। आज आपको पढ़ना है चैप्टर 4 और चैप्टर 6।